नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट एट 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। 9 अतिथि देशों सहित 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठन आमंत्रित। शिखर सम्मेलन के परिणामों और कार्यबिंदु को आगे बढ़ाने पर होगा विचार। इजरायल कैबिनेट ने हमास के साथ संघर्ष विराम को दी मंजूरी। लगभग 50 बंधकों की रिहाई की संभावना बढ़ी। इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए बुलाई गई ब्रिक्स बैठक में भारत ने मजबूती से रखा अपना पक्ष। संकट को बताया आतंकवादी हमले से उत्पन्न समस्या। आतंकवाद से समझौता नहीं करने का सदस्य देशों से किया आह्वान। फिलिस्तीनियों की चिंताओं को मिलकर दूर करने की अपील। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के मुद्दे पर की ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से बात। कनाडा में बढ़ते चरमपंथ और भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों पर जताई चिंता। उत्तराखंड में सिक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों के मामले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सख्त निर्देश। बचाव अभियान को न बनाया जाए सनसनीखेज। सुरंग स्थल पर बचाव अभियान के करीब लाइव पोस्ट और वीडियो प्रसारण न करने की भी दी हिदायत। इजरायल हमास के बीच पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी जंग के बीच इजरायली कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इजरायल और हमास के बीच फौरी तौर पर संघर्ष विराम की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस संघर्ष विराम के बदले हमास लगभग 50 बंधकों को रिहा कर सकता है। कतर ने इजरायल और हमास के बीच 4 दिवसीय संघर्ष विराम और अदला बदली की पुष्टि की है। समय और दिन की घोषणा 1-2 दिन के भीतर संभव है। जी हां, यह फैसला इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए बुलाई गई ब्रिक्स बैठक के तकरीबन 24 घंटे के भीतर आ गया है। हम बता दें कि इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए बुलाई गई ब्रिक्स बैठक में भारत ने मंगलवार को कहा कि तत्काल संकट एक आतंकवादी हमले से उत्पन्न हुआ है और आतंकवाद पर किसी को भी समझौता नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आभासी बैठक को संबोधित करने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि गाजा संकट के जवाब में भारत ने 70 टन मानवीय सहायता भेजी है और अपनी राहत सहायता जारी रखी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राहत सामग्री गाजा की आबादी तक प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। विदेश मंत्री ने संघर्ष के दौरान नागरिकों की मौत पर क्षोभ प्रकट करते हुए भारत के बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के विचार से भी ब्रिक्स देशों को अवगत करवाया। I convey Prime Minister Modi's greetings to all the leaders virtually present. Excellencies, the ongoing Israel-Hamas conflict in Gaza is causing immense human suffering, including to civilians, elderly, women, and children. We welcome all efforts of the international community towards de-escalation. Right now, there is an urgent need to ensure that humanitarian aid and relief effectively and safely reach the population of Gaza. It is also imperative that all hostages are released. We believe that there is a universal obligation to observe international humanitarian law. जी, यहाँ पर विदेश मंत्री ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि सभी हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द हमास रिहा करे। और इस बीच जब उन्होंने वक्तव्य दिया था उसके बाद एक घटनाक्रम बदला है और इजराइल और हमास के बीच एक समझौता जो है लगभग तय हो गया है कि 50 हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा और 4 दिन का इजराइल इस बीच युद्ध विराम करने वाला है। चलते हैं एक
बड़े अपडेट की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की बैठक आज हो रही है। वर्चुअल सम्मेलन में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों और कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा के साथ साथ उसके बाद अब तक हुई गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। नई दिल्ली में 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत उसकी G20 अध्यक्षता के समापन से पहले G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मीडिया को सम्मेलन के बारे में जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार G20 के देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत और पीएम मोदी के नेतृत्व का पता चलता है। The Prime Minister has been particularly focused on implementation of the leaders' declaration and all our ministries. We've held several rounds of meetings with our ministries to pursue action on all the leaders' declaration and on a vast range of areas. Declaration has been taken both domestically and internationally. This virtual summit will be the second time the Prime Minister will be hosting the leaders of the G20 within a span of just over 2.5 months. This is something very rare and rather exceptional. No other presidency has had a physical meeting of all the leaders and then a virtual meeting. इस वर्चुअल G20 बैठक के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सहित सभी G20 सदस्यों के नेताओं के साथ साथ 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। वर्चुअल G20 सम्मेलन में अधिकतर G20 नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। भारत की G20 समूह की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। 2024 में ब्राजील की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रोइका में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल रहेंगे। भारत के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शानदार रहा है। इसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस दौरान भारत की विविधता, संस्कृति और खान पान ने अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को आकर्षित किया और G20 आयोजन को एक नई ऊंचाई प्रदान की। जी हां, 1 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद देश भर के 60 शहरों में 220 से ज़्यादा बैठकें आयोजित की गई। शिखर सम्मेलन में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 9 आमंत्रित देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शामिल हुए। इस दौरान 300 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें 18,000 से ज़्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। आइए एक नज़र डालते हैं भारत में नेतृत्व में जो G20 की अध्यक्षता में पूरा आयोजन हुआ है उस पर। G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत की डायवर्सिटी, डेमोक्रेसी की ताकत ने G20 को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया।
प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। वर्चुअल G20 सम्मेलन से इतर एक अपडेट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने वाले हैं। वो इस अवसर पर संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 23 नवंबर को शाम लगभग 4:30 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का भी प्रतीक होगा। संत मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए अपनी भक्ति के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा का आज तीसरा दिन है। हम आपको बता दें कि अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज तकरीबन 10:15 बजे अब से कुछ क्षण बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के संबलपुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा की शुरुआत करने वाली हैं। उसके बाद राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पुत्तापर्थी जाएंगी और श्री सत्य साई उच्च शिक्षण संस्थान के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति निवास में फिक्की महिला संगठन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सदस्यों के साथ भेंट की। उपराष्ट्रपति ने वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अमृतकाल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में नारी शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर अग्रसर है। Jammu and Kashmir is now looking up. Tourism is growing up. Industry is picking up. Investments are going there. Just imagine what a big change has taken place. Otherwise, there was a time when hope had been fully lost. We were in a state of hopelessness. So the mistake, historic mistake, that was committed when the Constitution was being formed has been undone by the present Prime Minister. I am sure women in particular will rise. You know what happened to your property rights? How your dignity was compromised. Now things are level playing field. A great job done. इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिटिल किंगडम स्कूल के छात्रों से संवाद भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक समय था जब हमें दुनिया की 5 सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि जल्द ही भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने मुलाकात के दौरान छात्रों से अपने अनुभव साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से बातचीत के दौरान कनाडा में लगातार बढ़ रहे चरमपंथ और भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से भारत और कनाडा के बीच मुद्दों के बारे में भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तविक और अहम मुद्दा कनाडा में चरमपंथ और कट्टरपंथ को दी जा रही छूट है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का भारत और कनाडा के साथ अच्छा और मजबूत संबंध है, इसलिए आवश्यक है कि ऑस्ट्रेलिया को इस मुद्दे पर अपना परिप्रेक्ष्य पता चले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को हुई खालिस्तानी अलगाववादी निज़र की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडियाई
पीएम ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने उन्हें गलत कहा और राजनीति से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों के लिए भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उन्हें सकुशल बाहर निकालने हेतु चल रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स और प्रदेश प्रशासन के परस्पर समन्वय के साथ संचालित बचाव कार्यों से अवगत करवाया गया है। इस दौरान उन्हें गत 24 घंटों में हुई सकारात्मक प्रगति और श्रमिकों और उनके परिजनों की बातचीत से बढ़े मनोबल की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन परिस्थिति से निपटने हेतु प्रधानमंत्री जी का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मंगलवार को उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आने के बाद अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रुके हुए ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि बचाव अभियान को सनसनीखेज बनाने से बचें और जिस सुरंग स्थल पर बचाव अभियान चल रहा है उसके करीब से कोई भी लाइव पोस्ट और वीडियो का प्रसारण नहीं किया जाए। श्रमिकों को बचाने के लिए मलबे को काट कर एक एस्केप पैसेज के जरिए उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार शाम को एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके मुताबिक NHIDCL ने सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज बोरिंग ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग में एक हिस्सा ढह गया था जिससे 41 मजदूर फंस गए हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आम जनता उत्साहित होकर भ्रमण कर रही है। इस बार व्यापार मेले की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाय ट्रेड। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में आयुष मंत्रालय का विशेष पेविलियन है जहां विभिन्न आयुष संस्थान और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवारिगपा और होम्योपैथी धाराओं के अनुसंधान निकाय लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। आयुष पेविलियन में दिल्ली के मोरारजी देसाई योग संस्थान के योग विशेषज्ञ और डाइटिशियन से बात की हमारी सहयोगी शालिनी खंडेलवाल ने। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आयुष मंत्रालय की प्रदर्शनी में योग का एक स्टॉल भी है। योग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जहां ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, वहीं हमारे मन को भी मजबूती प्रदान करता है। योग की इस विशेष स्टॉल में मोरारजी देसाई योग संस्थान से हमारे साथ हैं योग थेरेपिस्ट। इनसे जानते हैं कि इस स्टॉल के जरिए कैसे योग के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। हम जानना चाहते हैं कि आप अपने स्टॉल के जरिए कैसे लोगों को योग के बारे में जागरूक कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेले में देखा जाए तो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और आयुष मिनिस्ट्री का यहाँ पर हमेशा से ही बोलबाला रहा है, क्योंकि इंडियन पैथी को हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से मोरारजी देसाई योग को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ क्यों स्थित है, ये आप पूछना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि हम लोग यहाँ पर योग का सिर्फ बारे में बताते ही नहीं हैं, हम यह भी दिखाते हैं कि योग को कैसे किया जा सकता है, योग के आसन का प्रदर्शन कैसे है। तो यहाँ हम समय समय पर स्टेज है जिस पर हम बच्चों के द्वारा योग के कुछ सिंपल आसन या फिर फ्यूजन प्रोग्राम इस तरह के अभ्यास कराते रहते हैं। जैसे वाई ब्रेक जो 5 मिनट में, हम चाहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह से किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते या आपके पास टाइम ही नहीं है ऑफिस से, तो आप 5 मिनट सिर्फ ऑफिस की कुर्सी पर बैठ के भी कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं योग का। तो इस तरह के हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम यहाँ प्रेजेंट करते रहते हैं टाइम पर। और साथ ही साथ हम यहाँ एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको योग का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समय उसके बारे में सोचिए, 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं। सिर्फ आप सीखें और सीखने का सही तरीका आप मोरारजी देसाई से सीखने के बाद आप अपने घर में उसको इजीली कर सकते हैं।
बिल्कुल, और मोरारजी देसाई से योग सीखने के अलावा जो इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में आ रहे हैं और यहाँ के मंच पर भी योग की प्रदर्शनी को देखकर योग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है तो किस योग के ज़रिए आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। जहाँ योग हमारे स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहीं हमारा आहार जो हम खाते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। और इसी के बारे में बात करने के लिए चलते हैं हमारी अगली अतिथि। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। आप डाइटिशियन हैं। मैं सबसे पहले अब ये कहना चाहूँगी कि एज यू नो विंटर इज़ अप्रोचिंग, सो वी हैव टू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू कंसिडर योर डाइटरी पैटर्न। तो हमें सबसे पहले फोकस रखना है उन फूड के ऊपर विच आर वेरी रिच इन विटामिन सी एंड विटामिन डी, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं इस टाइम पे। तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं जैसे ऑल सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, आंवला। देन विटामिन डी रिच फ्रूट्स हैं जैसे आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। सो दीज हैव टू बी टेकन इन ईच एंड एवरी मील। तो इसको अगर हम इस टाइम पे ज़्यादा लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इसमें बूस्ट होगी। दूसरा बात है कि आपको इस टाइम पे अपना पानी का इंटेक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि विंटर सीजन में लोग पानी कम पी रहे होते हैं। तो वी हैव टू सी लाइक पूरे दिन में कम से कम यू हैव टू टेक 10 to 12 glasses ऑफ वाटर टू हाइड्रेट योरसेल्फ। सो यू हैव टू वॉच योर वाटर इंटेक कि कम नहीं जाना चाहिए। देन अनदर थिंग इज कई बार 2 मील्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस चीज़ को मेंटेन करके रखना। आफ्टर एवरी 2.5 to 3 hours यू हैव टू टेक अ प्रॉपर मील्स, लाइक यू हैव टू टेक 3 मील्स, मेन मील्स एंड 3 सब मील्स, जिसके अंदर आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हर मील में होना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम। एंड बेटर टेक सात्विक फूड जो आपका स्वस्थ रहे, मन तो स्वस्थ खाएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मनजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी, आपने कहा कि विटामिन सी हमको ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन जब इस बदलते हुए मौसम में हमें गले की परेशानी हो जाती है, कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में बोला जाता है कि खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? खट्टा वन, आई एम टॉकिंग अबाउट विटामिन सी। विटामिन सी एक्चुअली इट हेल्प्स टू रिलीव योर कोल्ड। आप देखेंगे जब भी आपको कोई कोल्ड की प्रॉब्लम होती है या जुकाम वगैरह होता है, जनरली आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सक्सी टैबलेट जो देते हैं, दैट इज ऑल्सो विटामिन सी। तो इट्स अ मिथ कि अगर आप नींबू पानी पी लेंगे, जुकाम में पी लेंगे तो जुकाम बढ़ जाएगा। इट्स नॉट, एक्चुअली इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी, इट इम्प्रूव्स योर रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे मोरारजी देसाई के एक्सपर्ट्स को, जो आपको बता रहे थे कि आपको अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए योग तो करना ही है, साथ ही साथ सात्विक भोजन कर और इस बदलते मौसम में अपने आहार के जरिए कैसे अपने शरीर का ध्यान रखना है। एक और आहार की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्री अन्न को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के प्रयास हो रहे हैं और इसी कड़ी में 2023 को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रही है। श्री अन्न के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इंडोनेशिया के जकार्ता में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय खाद्य एजेंसी के सहयोग से आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों से लेकर शेफ, स्टार्टअप, एफपीओज सभी जकार्ता में आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल में आज से 26 नवंबर 2023 तक श्री अन्न से जुड़े महत्व को प्रदर्शित करने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट।
और अब खेलों की दुनिया से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने मंगलवार को IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में सौरव कोठारी को हराकर 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। सौरभ भी भारतीय खिलाड़ी है, लेकिन वो फाइनल में पंकज के सामने टिक नहीं सके। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था। उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट में 9 बार खिताब जीता है, वहीं पॉइंट फॉर्मेट में 8 बार चैंपियन रहे हैं। इसके अलावा वो एक बार विश्व टीम बिलियर्ड्स चैंपियनशिप भी जीतने में सफल रहे हैं। पंकज आडवाणी ने इससे पहले सेमीफाइनल में हमवतन भारतीय रूपेश याह को 900 के 273 पॉइंट से हरा दिया था। कोठारी ने सेमीफाइनल में ध्रुव सितवाला को 900 के मुकाबले 756 से शिकस्त दी थी और एक जो है इतिहास रच दिया है पंकज आडवाणी ने ये खिताब जीतकर। और बात कर लेते हैं फिकी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। 1999 में 30वें IFFI में गठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके असाधारण योगदान ने सिनेमा की दुनिया को अत्यंत समृद्ध और उन्नत बनाया है। हॉलीवुड की दिग्गज शख्सियत माइकल डगलस ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा और कला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से विश्व स्तर पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं अभिनेता माइकल डगलस के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातों से जुड़े वृत्त चित्र के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।